KJ Abhyasi series, which is basically a basic orientation for the English competitive exam courses called as Abhyasi series, जिसको हम लोग इंग्लिश फाउंडेशन कहते हैं। उस सीरीज की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, उस सेंस में कि हम लोगों की जो इंट्रोडक्टरी क्लासेस हैं वो भी एक तरीके से ओवर हो रही हैं, जिसे हम डेमो क्लास कह लें या कुछ कह लें। हालांकि केजे में आपका और हमारा सिलसिला लंबे समय से जुड़े रहता है और काफ़ी सारे साथी काफ़ी सारे जो है समय से हमारे साथ जुड़े हैं और रिजल्ट निकाल कर दे रहे हैं। तो केजे का जो सिंपल सा 2 लाइन का फॉर्मूला है, एक तो स्टूडेंट फ्रेंडली और दूसरा रिजल्ट ओरिएंटेड। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स के फेवर में चलते हुए रिजल्ट को निकालना, ये सिंपल सा अपना गोल क्लियर है नॉलेज जंक्शन में। खासकर नॉलेज जंक्शन में मैं सौरभ प्रीति आप लोगों के साथ इंग्लिश के सारे कोर्सेज में वेलकम करता हूँ आप लोगों का। आज हमारे जो है इस सीरीज में 5th लेक्चर है। तो साथियों, आज हम लोग वी विल टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट पोइट्री। ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है हम लोगों की ये पोइट्री की सीरीज है, जिसको कि हम लोग आज देखेंगे। तो साथियों, बेसिक फाउंडेशन की जो हमारा बैच है, इसमें फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को थोड़ा बहुत हम लोग देख चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस भी हैं इसमें, जैसे पोइट्री सीरीज से रिलेटेड। तो इन क्वेश्चंस FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं ये। इनको अगर हम जल्दी से देखें, फिर हम थोड़ा सा बेसिक टर्म्स ऑफ पोइट्री देखेंगे। Yesterday we finished about the novels, and then we will finish. We will do some different forms of poetry today. So before that, just quickly let's check these questions. ये 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, प्लीज इसको ट्राई करिए और अपने आंसर्स देखिए। The first question is, which poetic form is written with a precise meter that does not rhyme, right? So the answer to this question is B, blank verse. It's a typical question. Blank verse is a meter that does not rhyme. हम लोग क्या कहते हैं, घुमा के पूछा है क्वेश्चन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग इसको कहते हैं अनराइम्ड याम्बिक पेंटामीटर। क्या कहते हैं? अनराइम्ड याम्बिक पेंटामीटर। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट आ रहा है एग्जाम्स में। ठीक है। तो अनराइम्ड याम्बिक पेंटामीटर, यानी कि वो कह रहा है कि मीटर तो होता है मगर राइम नहीं करता, इसीलिए इसको ब्लैंक कहते हैं। सारे नए बच्चे ध्यान देंगे बेटा, बी इसका आंसर है। ठीक है ना? हाँ। तो क्योंकि वो कह रहा है डज नॉट राइम, तो राइम्ड पोएम तो हो नहीं सकता। फ्री वर्स क्या होता है? नो राइम नो रिदम। फ्री वर्स में राइम भी नहीं होता है और रिदम भी नहीं होता है। देखो सारे बच्चे, फिर से याद कर लो जो मैं बता रहा हूँ। मीटर का मतलब रिदम होता है। क्या होता है? रिदम। ठीक है। और राइम अलग चीज हो गई। राइम इज वी नो दैट, जिसमें क्या होता है? मैचिंग ऑफ एंड वोवल साउंड्स। रिदम का मतलब लय। तो रिदम को हम किस में चेक करते हैं? मीटर में चेक करते हैं, जो कि मीटर, और मीटर की सबसे छोटी यूनिट क्या है? फुट है। इंग्लिश पोइट्री में क्या है? फुट। फुट इज द स्मॉलेस्ट एंड कॉमन यूनिट ऑफ मीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका ये सेक्शन होगा आज ना, स्पेशली नए लर्नर्स के लिए, पुराने बच्चों के लिए रिवीजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है आज पोइट्री में। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। तो ब्लैंक वर्स, ये वाला क्वेश्चन आप 5 स्टार रख लीजिए, हर बार हर एग्जाम से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि व्हाट इज अ ब्लैंक वर्स? ब्लैंक वर्स इज अनराइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर। नाउ बेटा, इयाम क्या होता है? पूरे बच्चे सारे मेरे साथ, इयाम इज इक्वल टू अ पेयर ऑफ अनस्ट्रेस्ड सिलेबल एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल। यू को शॉर्ट में लिख दिया मैंने, दैट इज अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। ठीक है। और एस को लिख दिया मैंने स्ट्रेस्ड सिलेबल। ठीक है। तो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड को अगर हम देखेंगे तो दोनों मिला के क्या बनेगा? याम्ब बनेगा। अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल दोनों को मिला के क्या बनेगा? याम बनेगा। सो व्हाट इज एन याम? याम इज अ फुट। Yam is a foot which has an stressed syllable and a stressed syllable as a pair. So yam is a pair of two syllables where syllable क्या होते हैं बेटा? syllable क्या होते हैं? vowel sound. Minimum unit of vowel sound को हम syllable बोलेंगे। SYLLABLE। syllable को हम क्या बोलेंगे? minimum unit of vowel sound। ठीक है। तो vowel sound की minimum unit क्या है? syllable हो जाती है। क्लियर हो गया? तो एक तरीके से इसका पूरा सुपड़ा साफ कर देना है इस क्वेश्चन का। अगर ये कहीं पर भी ये क्वेश्चन आता है तो आपको कहीं पर भी गलत नहीं होना है। ब्लैंक वर्स वो घुमा घुमा के 10 क्वेश्चन बना देगा इससे। तो अब सबको समझ में आ रहा है ब्लैंक वर्स में याम्ब मतलब क्या होता है? अ पेयर ऑफ अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल। पेंटामीटर मतलब क्या होता है? पेंटा मीन्स 5। तो पेंटा मीन्स 5 पेयर्स ऑफ याम्ब। पूरी क्लास नोट करेगी, 5 पेयर्स ऑफ याम्ब। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है गाइज। तो पेंटा मीन्स 5 होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, पेंटा मीन्स 5। और इस तरीके से इसकी जो यूनिट होती है वो क्या क्या होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ फटाफट।
तो सारे बच्चे मेरे साथ यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या क्या होती है। जैसे जब वन होता है, वन वन फुट होता है या वन यूनिट होती है, तो उसको हम कुछ भी नहीं कहते हैं, उसको हम मोनो कह देते हैं। क्या कहते हैं? मोनो। 2 फीट हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डाई। 3 फीट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्राई। ठीक है। 4 फीट को हम क्या कहते हैं गाइज? टेट्रा। ये 3 और 4 वाले कंफ्यूज करता है। 3 इज ट्राई एंड 4 इज टेट्रा। ठीक है। 5 फीट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं उसको? पेंटा। ठीक है। 6 फीट क्या होता है बेटा? हेक्सा। 6 फीट क्या होता है? हेक्सा। 7 फीट क्या होता है? 7 फीट क्या होता है? पेंटा। या फिर नहीं, सॉरी, 7 फीट होता है सेप्टा। 7 फीट होता है सेप्टा या हेप्टा, कुछ भी कह सकते हैं आप उसको, सेप्टा या हेप्टा। नोट कर रहे हैं बेटा? मजा आ रहा है क्लास में? 8 फीट क्या होता है आपका? ऑक्टा। किसी कोई भी बच्चा नहीं कह रहा है कि सर क्लास में अच्छा लग रहा है। नैनो। और जो 10th फीट होती है उसको हम क्या कहते हैं? फीट क्या हो जाएगा तो डेका, अगर मीटर सिलेबल हो जाएगा तो कुछ भी कर लो आप, उसको कहते हैं हम डेका। ठीक है। सो ये आपका क्लियर हो गया गाइज। आई रिपीट, 1 फुट और 1 सिलेबल मोनो हो जाएगा। इसी को सिलेबल में भी लिख सकते हो आप। फुट और सिलेबल में आपको डिफरेंस पता है? फुट क्या है? सिलेबल से मिलकर बनता है। फुट सिलेबल का एक बड़ा यूनिट है। क्लियर हो रहा है सबको? फुट, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो और डेका। गाइस क्लियर? तो अब मैं कहता हूँ याम्बिक पेंटामीटर। ठीक है। सारे बच्चे मेरे साथ देखेंगे, याम्बिक पेंटामीटर। सो याम्बिक मतलब क्या हो गया बेटा? याम्बिक पेंटामीटर में 5 पेयर्स हो गए। किसके हो गए? याम के हो गए। तो यानी कि एक एक याम में कितने पेयर हैं? 2 पेयर हैं, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस के। तो टोटल सिलेबल कितने हो गए याम्बिक पेंटामीटर में? 10 सिलेबल्स हो गए। तो याद रखना कि एक याम्बिक पेंटामीटर लाइन में कितने सिलेबल होते हैं बेटा? 10 सिलेबल होते हैं, जिसको हम मैं क्या कह सकता हूँ? डेका सिलेबिक लाइन। नोट कर लेंगे सारे बच्चे कि ब्लैंक वर्स में जो लाइन होती है, ये ब्लैंक वर्स को समझाते समय मैं बता रहा था, हर लाइन याम्बिक पेंटामीटर होती है और उसके अंदर 5 पेयर्स ऑफ याम होते हैं, जिसमें कि कितने सिलेबल्स होते हैं? 10 सिलेबल्स होते हैं। और 10 सिलेबल्स जब होते हैं तो वो क्या हो जाती है? डेका सिलेबिक हो जाती है। क्या हो जाती है? डेका सिलेबिक हो जाती है। ईच डेका सिलेबिक इज ऑलवेज iambic pentameter. You can say that it may be true और may not be true। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे, क्योंकि आप देखिए 5 पेयर्स ऑफ याम है ना, आप 5 पेयर्स ऑफ ट्रॉकी भी तो बना सकते हैं। 5 पेयर्स ऑफ ट्रॉकी। ट्रॉकी क्या होता है बेटा? जिसमें पहले क्या आता है? पहला क्या आता है? स्ट्रेस्ड आता है, फिर अनस्ट्रेस्ड आता है। तो 5 पेयर्स ऑफ ट्रॉकी बना देंगे आप, तो वो भी तो डेकासिलेबिक है, मगर वो याम्बिक नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? तो इसीलिए डेकासिलेबिक होना हर बार जरूरी नहीं है कि याम की ही गारंटी हो। लेकिन याम्बिक पेंटामीटर में हमेशा पेंटा मीन्स 5, 5 पेयर्स होंगे ही होंगे। ठीक है, सबको क्लियर है? तो अब जैसे ये सारी चीजें क्लियर हो गई, तो ब्लैंक वर्स में आप नोट कर लेना कि जो ब्लैंक वर्स है वो क्या है? एलिजाबेथन जो है, हम पोइट्री कहते हैं कि ब्लैंक वर्स में मेनली लिखी गई है। और जो एलिजाबेथन ड्रामा है, शेक्सपियर के जितने फेमस प्लेज हैं, इंक्लूडिंग 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ HOKM, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, वो किस में लिखी गई हैं? किसमें लिखी गई हैं बेटा? ब्लैंक वर्स में। तो एलिजाबेथन ड्रामा, उसके अलावा एलिजाबेथन पोइट्री अगर हम देखें, शेक्सपियर के सनेट्स हैं, जितने भी फेमस पोएम्स हैं एलिजाबेथन एज की, छोटी लिरिक्स पोएम्स, सॉन्ग्स एंड सनेट्स, वो एलिजाबेथन जो है पोइट्री, वो किस में लिखी गई है? ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ठीक है। फिलहाल अभी आज अभी इस टॉपिक पे इतना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। तो यहाँ तक का सबको क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जैसे मैं कह रहा था कि द लॉन्ग पोएम्स विच आर टिपिकली डिटेल एक्स्ट्रॉर्डनरी फीट्स एंड एडवेंचर्स ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम अ डिस्टेंट पास्ट। तो वो बड़ी कविताएं जिसमें कि खासकर विशेष जो है एडवेंचर्स होते हैं, जो कि डिस्टेंट पास्ट से हम लोग इसमें दिखाया जाता है जिसको, तो उसको हम क्या कहते हैं? एपिक। नोट कर लेना, सेकंड का आंसर है एपिक। एपिक का मतलब मैंने क्या बताया था? ग्रैंड नैरेटिव्स इन वर्स। नोट कर लेना, ग्रैंड नैरेटिव्स इन वर्स। क्लियर हो गया? अब नैरेटिव्स को हम लोग टेल्स भी कह सकते हैं, टेल्स। प्लीज पूरी क्लास नोट करेगी, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखो एपिक क्या है? महान महाकाव्य हैं जो कि छंदों में लिखे गए हैं। देखो वर्स याद रखना, VERS जो वर्स वर्ड है, इसका मतलब हमेशा याद रखना, वर्स मेट्रिकल कंपोजिशन। हर कविता जरूरी नहीं है कि छंद में हो।
but वह कविता, at that poem which is in meter, will be called as verse. So verse refers to metrical composition. Please write down as very important. These are very important classes guys. ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। वर्स रेफर्स टू मेट्रिकल कंपोजिशन, एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो मीटर में जो भी है वो वर्स है। ठीक है, तो मैंने बोला ग्रैंड नैरेटिव्स इन वर्स आर कॉल्ड एज एपिक। तो जल्दी से बता दो, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा फिर कि मिनी नैरेटिव्स इन वर्स क्या होंगे। मिनी नैरेटिव्स इन वर्स, ठीक है। ग्रैंड नैरेटिव्स तो एपिक हो गए, मिनी नैरेटिव्स इन वर्स क्या होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। So mini narratives in verse is called as ballet. Now please pay attention, the whole class. Please pay attention. Now when we talk about grand narratives in verse, the word narrative is important. Narrative का मतलब क्या होता है guys? Narrative का मतलब होता है anything which has a action or a story to tell. So narrative means story और action. नोट कर लेना। जो ये होते हैं डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव पोइट्री नहीं है, ये नैरेटिव पोइट्री है। यहाँ पर डिफरेंस आएगा। एपिक और बैले दोनों ही क्या है, बड़ी कहानियां बता रही हैं। और कहानियां में, इन स्टोरीज देयर इज एन एक्शन, देयर इज अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी। प्लीज अंडरलाइन द वर्ड कंटिन्यूटी, एक्शन। सो दैट मीन्स द it is a story, it is not a description. If I want to compare, please note down the comparisons which I give in the class. For example, Spenser's Fairy Queen. It's called as a very important poem in English poetry. We know Spenser is called as poets' poets. We will learn more about him when we will discuss the Elizabethan age. But guys, what I am trying to say is that this Fairy Queen is actually a descriptive poetry. There is no, sense of continuity, a sense of plot is not there. The action is being described in grand details, but there is no sense of continuity, right? So I hope you are getting what I am trying to say. Okay, so this is basically the difference between epic and should I say descriptive poetry. Then this question is asked here about haiku. Now haiku is a very important question. It is a form of Japanese poetry. It's a form of Japanese poems which were borrowed by Ezra Pound in modern age. Ezra Pound brought these Japanese poems of poetry in, you can say, modern age. So we can say these Japanese poems were 5/7 in the structure 5/7/5. So it is 5 plus 7 plus 5. So there are total 17 syllables. It's in the form of total 17 syllable pattern. So, and the lines are in three line stanza. Please note them down. Very important question. 3 line stanza, and the total syllables are 17, which are divided into 5/7/5. The poetic form which can explore theme of redemption and consolation. Very important, theme of redemption and consolation. So the answer is elegy. It's called as elegy. It's not elegy. The pronunciation is g, it's not j. So elegy. So the poem which can explore the themes of redemption and consolation is elegy. In short, we can call them as death poem. It's called as poem, it's not poem, right? So elegy, we know guys, very important development in terms of English poetry. Okay, so an elegy usually consists of the themes of redemption, themes of consolation. All these are the part of elegy. Okay. Now, whose sonnets were translated in the 16th century by Sir Thomas Wyatt? So the answer is, of course, Petrarch. We know that Petrarch was actually introduced to English audience by Thomas Wyatt only. So Petrarch was a great Italian poet. He is known as the great master of learning, Petrarch or Petrarchan sonnets, right? So 8 lines plus 6 lines. 8 plus 6 are 14 lines, right? So Petrarchan sonnet were introduced by Wyatt. So you can write the new learners, especially Wyatt and Surrey. They were called as the
father of sonnets in English literature. Combined together, they were called as father of sonnets, or fathers if I want to write them together. So plural will be there. So Vyat introduced Petrarchan sonnet, as you can see here, which is divided into 8+6 format. And Surrey, what did Surrey introduce? Surrey introduced a new kind of sonnet, which was an invention of his own, which is also called as English sonnet, sometimes also called as Shakespearean sonnet, but it was introduced by Surrey. So Surrey, I can say here, introduced English sonnet. Please, for new students, a very important information. Okay, Surrey introduced English sonnet. Vyat introduced Petrarchan sonnet. Now, what is an English sonnet, guys? A sonnet in which three quatrains and one couplet is there. Three quatrains plus one couplet. We know sonnet is a 14-line poem. So, three quatrain, that means 3 into 4. Okay, and one couplet, 1 into 2. So 3 into 4, 12, plus 1 into 2, 2. So 12 plus 2, that is 14. So English sonnet is 8 plus 6 line, 14 lines. Sorry, Petrarchan sonnet is 8 plus 6 line, 14 lines. English sonnet is 3 into 4 plus 1 into 2, 3 quatrains and 1 couplet, right? So that is there. Quatrain, always remember a stanza of 4 lines. Got it? So these were the question. Now, when we come to the poetry section, we have introduced certain quotations here, very important quotations like drink life to the lees, Tennyson. Poetry should be great and unobtrusive, a thing which enters into one's soul, does not startle or amaze with itself, but with its subject, Keats. A very famous one again, poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. Okay, so that is by Wordsworth, right? Then we have got poem by Coleridge. Poem is that species of composition which is opposed to works of science. All right, where he is talking about the poem as a whole. Please note that Coleridge is, this is a very important word, guys, that I am giving here. Coleridge was interested in the organic whole. Then the very famous quotation, the last but not the least, is immature poets imitate, mature poets steal, bad poets deface what they take, and good poets make into something better or at least something different. Okay. So the starting line, it's very, very important line. Immature poets imitate, mature poets steal. It's worth reflecting, guys. He's talking about the poets who are actually immature. They actually basically means, what is he trying to say is that in this world there is nothing new. If a mature poet writes, it's imitation. If a immature poet writes, it's imitation, and if a mature poet writes, it's stealing. So there is nothing new in this world. Can you name me one important critic of from America who also sounded similar opinions in his very famous, you can say, theory? And what was that theory? Can you give me the name of the theory given by Harold Bloom, a theory which was quite similar to this theory? Yes, any net guys? A theory given by Harold Bloom. What was that theory which was quite similar in opinion to this theory? Please note करिएगा. Anxiety of influence. What was that theory? Anxiety of influence. Anxiety of influence, in this very famous theory by Harold Bloom, he gave the concept that every new poet is in this anxiety to create something new. But ironically, when the poet tries to create something new, the poet further gets trapped into this so-called craziness of creating new, but ultimately he writes what already has been written earlier. So in a way, it's a kind of trap for the new writers. They, when they start, they think as if they are writing certain new concepts, but ultimately in that worry, they end up writing more and more similar to what is already being written. Wonderful concept. It's quite similar to this quote said by T.S. Eliot. So this is just the basic introduction of poetry, certain questions that we did.
on basics of English poetry, and also most importantly the quotations that are often asked in the at the basic level in English poetry.